हाँ, अभी हम लोग आए हैं मातृभूमि डेवलपर्स में प्लॉट देखने के लिए। इनका ये ऑफिस है और ये है हमारी रिसेप्शनिस्ट मैडम जो हमेशा हमें फॉलो कर रही थी। मतलब हमें आना ही था लेकिन हमें हर संडे कुछ ना कुछ काम आता था, इसलिए हम लोग नहीं आते थे। तो मैडम ने बहुत ही अच्छे से फॉलोअप लिया हमारे साथ। अब देखते हैं इनके साथ हमारा ट्यूनिंग जमता है कि नहीं। हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मातृभूमि डेवलपर्स के कार से उनके प्लॉट्स देखने के लिए। और वो फुटेज आहेत ते रांजनपाड़ा में वो प्लॉट्स है जो हम देखने के लिए जा रहे हैं। बेलापूर स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं। 14 गावं गेलेत ना, ते हे पूर्ण वसन आहे। उलव्याचा मेन एंट्रन्स इथून आहे। अच्छा, हा। आणि हे 14 विलेज जे गेलेत एअरपोर्ट मध्ये ते विलेज आहे। ह्या बिल्डिंग आहेत का? हा, पूर्ण वसन प्लॉट यांना बोलतात। म्हणजे मॅक्सिमम जे 2 गुंठे 3 गुंठेची लोक घेतात ना जागा, त्यांच्यासाठी एक्झाम्पल असतं की बाबा आपण 2-3 गुंठे घेतल्यानंतर असं। आणि सिडकोची कामं काय आहेत बघा, 2 बिल्डिंगच्या मधोमध 2 गाड्या क्रॉस होऊ शकतात ना, असं सिडको जागा देते। म्हणजे एकमेकांना चिपकून असं 60 फीट रोड त्यांनी ठेवलाच आहे प्रत्येक ठिकाणी। लेफ्ट साईडला पनवेलच्या पलसप्या फाटेला जाण्यासाठी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आपण इथून पोहोचू शकतो। पुष्पक नगर वगैरे ते सगळं या साईडला आहे, करंजाडे वगैरे। राईट साईडला बघा तुम्हाला उरण हायवे दिसेल, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आहे ते JNPT हायवे आहे। त्यानंतर तिसरं आहे ते गोवा सावंतवाडी हायवे, म्हणजे पुढे खारपाड्याला जाऊन मिळतं म्हणून ते गोवा सावंतवाडी आहे। तर हे असं रिंग रोड बांधण्यात आला आहे। ओके, एअरपोर्टच्या आजूबाजूची 5 स्टार हॉटेलसाठी जागा रिझर्व आहे ही। ओके, ये पूरी एयरपोर्ट के नजदीक की जो जगह है वो पूरी 5 स्टार होटल्स यहाँ पर होंगे। देखो रोड भी कितने सुंदर बनाए हैं। सिडको का ही प्लान है तो सिडको तो अच्छा ही बनाएगी। यात आपण JNPT हायवेला कनेक्ट होतोय। राईट साईडला उरण हायवे, लेफ्ट साईडला हे गोवा सावंतवाडी हायवे। JNPT हायवेला आपण कनेक्ट झालो। हा गेला तो गोवा सावंतवाडी। हो, किंवा त्याला एअरपोर्ट रोड सुद्धा तुम्ही बोलू शकता। राईट साईडला तुम्हाला उलव्याची डेव्हलपमेंट दिसेल की कसा अजून प्रकारे उलवे डेव्हलप होतोय। सेक्टर 24-25 अजून इथे व्हायचे बाकी आहेत। असं स्पीडमध्ये गाडी चालवायला मुंबईला किंवा नवी मुंबईला वगैरे कुठे मिळणार नाही, असं तिसऱ्या महामुंबईला मिळते। याची मजा फक्त एक रायडरच घेऊ शकतो। माझ्या मुलाला एवढ्यासाठीच तर आवडतं की इथे रायडिंग करायला मस्त आहे। आपण फर्स्ट कनेक्टिव्हिटी एअरपोर्ट पाहिलं, तसंच सेकंड कनेक्टिव्हिटी समोरचा जो ब्रिज दिसतोय तो शिवडी ते नावासिवा सिलिंग हा 22 किलोमीटरचा सिलिंग आहे। 16.5 किलोमीटर पाण्यावरती, 5.5 किलोमीटर जमिनीवरती आहे। याची खासियत एक आहे की या सिलिंगवरती आपण थांबू शकतो। याला रिलीफ सेंटर म्हणून मेट्रोचे दिलंय। या सिलिंगला लागून मेट्रो येते सिद्धिविनायकवरून। हा चिर्ले जंक्शन आहे, इथे लँडिंग पोर्शन आहे। पुढे तो न्यू पुणे हायवेला कनेक्ट होतो सिलिंग। तर त्याचं लँडिंग पोर्शन इथे दिलंय जे शिवडीवरून येतं ते। शिवडी ते नावाशिवाय या सिलिंगचं नाव आहे। ये यहाँ से जा रहा है। तर सेल्फी पॉइंट म्हणून एक खूप फेमस आहे, इथे बटरफ्लाय सारखं होणार आहे ते लँडिंग पोर्शन। आता सध्या शिवडीवरून कनेक्ट आहे, पण इन फ्युचर हा डायरेक्टली वर्लीवरून कनेक्ट असणार आहे। म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट याचा असणार आहे बँड्रा। टाकी दिसतात त्या आता तुटतील आणि हे तलोजाला शिफ्ट होतील। त्यांचं आता शिफ्टिंगचं काम चालू आहे। इथे सिडकोचे सेक्टर पडलेले आहेत। आता सिडकोची डेव्हलपमेंट येणं बाकी। ये पूरा रांजनपाड़ा स्टेशन और इसके नज़दीक ही मातृभूमि के प्लॉट्स है जो हम देखने जा रहे हैं। शिवड बेलापूर उरणला जी लोकल जाते त्यातलं 6वं स्टेशन रांजनपाड़ा स्टेशन आहे। रांजनपाड़ा स्टेशनच्या वॉकेबल डिस्टन्सवरती ही आपली प्रॉपर्टी आहे। तर आपण आता JNPT हायवेवरती उभे आहोत, रांजनपाड़ा स्टेशनच्या समोरच्या ब्रिजवरती। त्याच्या समोरच्या ह्या आपल्या जागा आहेत। बिल्कुल स्टेशन के सामने है इनके जो प्लॉट्स है और ये है JNPT रोड हाईवे और यहाँ पर है रांजनपाड़ा स्टेशन। बहुत ही नज़दीक है। यहाँ के जो प्लॉट्स है
पूरे प्लॉट्स है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट अगर अभी आप लोग करते हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से जो सी लिंक जा रहा है और एयरपोर्ट है वो बिल्कुल ही नज़दीक है। मानो नया सांता क्रूज से भी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाली है। आपण 15 ते 20 मिनिटांमध्ये कुठेही कनेक्ट होऊ शकतो। ज्या प्रकारे सिलिंगद्वारे आपण मुंबईला कनेक्ट होऊ शकतो, आता आपण गाडीतून आलो नवी मुंबईवरून, आपण पनवेलला कनेक्ट होऊ शकतो, ओल्ड पुणा हायवेला कनेक्ट होऊ शकतो, तसं गोवा सावंतवाडी हायवेला सुद्धा आपण कनेक्ट होऊ शकतो। असं हे आपलं लोकेशन आहे।
दोस्तों, मातृभूमि डेवलपर्स के यहाँ हम बैठे हैं, जिसके ओनर है चंद्रकांत जी माने। और आज ही मुझे पता चला है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और आज हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। इनका ही प्लॉट देखने के लिए आज हम गए थे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप इनके साथ जुड़िए। एक बहुत ही भरोसेमंद मातृभूमि डेवलपर्स है जो सिर्फ इन्वेस्ट करना है। तो अभी आप जो इन्वेस्ट करने वाली जो जगह है वो कौन सी है, उसके बारे में पहली जानकारी दी। हाँ। जैसे अपना नई मुंबई है, वासी से लेके पनवेल तक है। पहले ये सिटी पहले से नहीं थी, पहले यहाँ पे खेती होती थी। हाँ। बराबर। यहाँ पे 30-40 गांव थे, वासी, सीवीडी, बेलापुर, या फिर अपना कामोटा, या फिर खांडेश्वर, या फिर अपना जुईनगर वगैरह, ये सब गाँव थे, यहाँ पे खेती थी। नई मुंबई जब पैक हो गई है तब गवर्नमेंट को लगा कि चलो अभी और एक नई सिटी बनाएंगे जो मुंबई से नजदीक हो। ओके, तो इसीलिए ये जो 30-32 जो गांव थे इनको चुना। फिर यहाँ पे आके पहले प्लानिंग की सिटी बना दी थी। जैसे मुंबई है, यहाँ पे अलग अलग होगा पूरा का पूरा जोन। रेसिडेंशियल जोन में इंडस्ट्रियल नहीं रहेगा, इंडस्ट्रियल जोन में रेसिडेंशियल नहीं रहेगा। तो पहले यहाँ पे आने के बाद उन्होंने पहला जोन चेंज किया। एक जगह पे रेसिडेंशियल रखा, एक जगह पे कमर्शियल रखा, एक जगह पे एमआईडीसी, एक जगह पे सेल्स का पड़े जाएंगे। एक साइड में एपीएमसी मार्केट है, कमर्शियल आ गया, एक साइड में रेसिडेंशियल। ऐसे उन्होंने जोन वाइज पूरा प्लानिंग किया, फिर सेक्टर वाइज प्लॉटिंग किए। फिर वहाँ पे जो भी है कनेक्टिविटी वगैरह, अंदर के रोड वगैरह सब कुछ सिडको ने दे दिया। पहले सिडको पूरी की पूरी हैंडल करती थी, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह जो कुछ है। बाद में यहाँ पे नई मुंबई महानगर पालिका बनी 2009 में। ओके, अभी यहाँ पे भी नई मुंबई पैक हो गई है, अभी तीसरी मुंबई करनी थी। तो उसके लिए ये 32 गांव है, 32 गांव को चुना है। इसके लिए नाम दिया है कोपटा टाउनशिप। ओके, जैसे सेम टू सेम यहाँ पे पैटर्न यूज किया है सिडको ने नई मुंबई में, वही पैटर्न यहाँ पे भी यूज। अभी आपको कौन से जोन में जगह लेनी है वो हिसाब से हम लोग प्लॉटिंग देते हैं। 32 गाँव में पूरे के पूरे प्लॉट है आपके पास, लेकिन जोन वाइज है। कस्टमर की इच्छा क्या है, उसका पर्पज क्या है, वो हिसाब से हम लोग उनको प्लॉट देते हैं। तो अभी आपने साइड विजिट की है, बराबर। साइड विजिट के टाइम आपको लगा रहेगा कि यहाँ पे 32 गांव में डेवलपिंग हो रहे हैं। तो आपका पर्पस क्या था, रेसिडेंशियल। तो मैंने सिर्फ आपको रेसिडेंशियल जोन के ही प्लॉट दिखाए हुए। हाँ। लेकिन ये प्लॉट के बारे में जानकारी क्या है, सब जन कहते हैं कि ये नहीं है क्या। पहले दिमाग में वही आता है, कोई भी लॉयर को पूछे, किसी को पूछे, तो पहले क्या बोलता है, ये नहीं है क्या। ओके, अभी यहाँ एने के 3 प्रकार होते हैं, एक कलेक्टर एने, एक तहसील एने, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कलेक्टर एने में आपको वहाँ पे आपको खुद कलेक्टर एने करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टोटली एग्रीकल्चर जोन रहती है। पूरे महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर जोन, खेती, बराबर। खेती में एग्जाम्पल के लीजिए कि आपका पुणे है, पुणे के आगे आपकी खेती है, पूरी एग्रीकल्चर जोन है, और आपको खेती बेचनी है लेकिन नॉन एग्रीकल्चर करके बेचनी है। तो समझ लीजिए आपका 1 एकड़ की जगह है, वो 1 एकड़ के लिए आपको लाइट, पानी, ड्रेनेज लाइन सब कुछ आपको देना पड़ेगा। रास्ता भी आपको बना के देना पड़ेगा, 2-2 घंटे का पोल मार्किंग करवा के आपको देना पड़ेगा। फिर आपको जाके कहीं कलेक्टर एरिया देती है। हाँ। वो कलेक्टर एरिया अगर प्लॉट भी करते तो आपको 3 साल के अंदर वो डेवलप करना है, ये रूल रहता है। ओके, यहाँ पे जो है 32 गांव में, यहाँ पे जो डेवलपिंग कर रहे हैं वो सिर्फ 1 एकड़ में नहीं कर रहे, वो पूरे 32 गांव में कर रहे हैं। और आप खुद नहीं कर रहे, सिडको कर रही है। ओके, तो सिडको जब यहाँ पे आ रही है तो वो डेवलपिंग करेगी, आपको सिर्फ प्लॉट लेके छोड़ना है। जैसे आप प्लॉट लेके छोड़ते तो आप फार्मर हो गए, मतलब इन्वेस्टर हो गए। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से आप फार्मर है, फार्मर है आप, बराबर। तो जब यहाँ पे सिडको आती है तो जो भी बेनिफिट मिलेगा वो फार्मर के टाइप ही आपको बेनिफिट मिलने वाले। जैसे कि उल्वे है, उल्वे में 22.5% का प्लॉट मिला हुआ है फार्मर लोगों को, 22.5%। मतलब आपकी अगर एयरपोर्ट में जगह गई हुई है तो आपको 22.5% का प्लॉट भी मिलता है, प्लस पैसे मिलते हैं रेडी रेकनर के हिसाब से, 5 गुना, 6 गुना या 4 गुना, वो हिसाब से जो भी डिपेंड है। उल्वे में भी वही हुआ है। जो भी प्लॉट है, जो सिटी बनी हुई है, वो सिटी पहले खेती थी, बराबर, खेती थी। खेती के बाद फिर यहाँ पे सिडको आ गई, सिडको ने पूरा का पूरा प्लॉट एक्वायरेशन किया। फिर उनको सेक्टर 24, 25, 26, 27, 28 में उनको प्लॉट दिया 22.5% से। वो एक प्लॉट की वैल्यू रहेगी 1 CR, क्योंकि सिडको प्लॉट है, सिडको ने आपको दिया हुआ है, वो प्लॉट की वैल्यू 1 CR रहेगी, क्योंकि उसको प्लॉटिंग, लेवलिंग, आपको लाइट, पानी, ड्रेनेज लाइन सब कुछ वो सिडको दिए, डेवलप प्लॉट रहेगा।
तो इसके लिए आपकी वैल्यू हो रहेगी, प्लस पैसा मिलता है। ये बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट का। अभी ये सिर्फ उलवे हो गया, लेकिन अपना जो प्लॉट है वो 32 गांव में आ रहा है, तो रेसिडेंशियल है। तो सबसे पहले आप जब प्लॉट देखने जाते हैं तो कनेक्टिविटी पहले देखते हैं। जहाँ पे कनेक्टिविटी है वहां पे आप प्लॉट दें। मुंबई से नजदीक चाहिए तो मुंबई से नजदीक क्या है, जैसे अपना वासी नई मुंबई कनेक्टर करने के लिए आपको वासी का खाड़ी का ब्रिज दिया हुआ है, बराबर, मुंबई और नई मुंबई। वैसे अपने 32 गांव को कनेक्ट करने के लिए नावाशोर सीलिंग बन है। 90% काम हो गया है। नवंबर 2023 को ओपनिंग है इसका। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आ रहा है शिवड़ी से। लोग बोलते हैं शिवड़ी से आ रहा है, लेकिन ये शिवड़ी से नहीं आ रहा है, बैंड्रा सीलिंग से आ रहा है। क्योंकि उल्वे के सामने एयरपोर्ट है चिरले, जहाँ पे ये ब्रिज उतर रहा है मुंबई से आने वाला नावाशोर सीलिंग, उसे नाम दिया है चिरले जंक्शन। चिरले जंक्शन से 1 मिनट की दूरी पे आपका एयरपोर्ट है। तो 100% यहाँ पे एयरपोर्ट में आने वाले जो पैसेंजर है वो सिर्फ मुंबई का नहीं रहेगा, बराबर, मतलब मुंबई का तो रहेगा, लेकिन अंधेरी, कांदिवली, बोरोली ये लोग को रहेगा। तो उनके लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, बैंड्रा सीलिंग से कोस्टल रोड का काम चालू है दहसर तक, बराबर। तो अंधेरी, कांदिवली, बोरोली ये लोग डायरेक्ट कोस्टल रोड से आएंगे वर्ली सीलिंग को कनेक्टेड नावाशोर सीलिंग रहेगा। नावाशोर सीलिंग से डायरेक्ट आएंगे चिरले जंक्शन में, चिरले जंक्शन के बगल में एयरपोर्ट के लिए आएंगे। मतलब वो जो पूरा जो अपना ये है डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 1 घंटे का होगा। नहीं, 1 घंटा भी नहीं है। अगर आप दादर से निकलते हैं तो चिरले जंक्शन आने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ओके। क्योंकि 22 किलोमीटर का ये पूरा नावाशोर सीलिंग है, चिवड़ी से चिरले तक। 16.5 किलोमीटर ये पानी में है और 5.5 किलोमीटर जमीन में है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा ये सीलिंग रहेगा, पानी में से 16.5 किलोमीटर। ओके, तो ये जो कनेक्टिविटी सिर्फ 15 मिनट में, दादर शिवड़ी वाला डायरेक्ट 15 मिनट में आएगा। चेंबूर वाला भी चेंबूर फ्रीवे से आएगा, राइट मारेंगे डायरेक्ट नावाशोर सीलिंग। बैंड्रा से, अंधेरी से आने वाला नावाशोर वर्ली सीलिंग से सीधा आएगा नावाशोर सीलिंग, डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए आएगा। ओके, सीएसटी के लिए जाने के लिए भी यहाँ पे रोड दिया हुआ है शिवड़ी से, तो आपका सीएसटी नजदीक आ गया, बैंड्रा भी नजदीक आ गया और चेंबूर साइड वो भी नजदीक आ गया। अच्छा, शिवड़ी से ये जो ब्रिज आ रहा है ये चिल्ले जैसे में जहाँ पे उतर रहा है, ओके, जहाँ पे उतर रहा है वहां से सिर्फ एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी नहीं दी है, ये फिर आगे जा रहा है डायरेक्ट मुंबई पुणे हाईवे, जो एक्सप्रेस हाईवे उसे कनेक्ट कर रहा है। तो अपने चिरले जंक्शन के मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का जो डिस्टेंस रहेगा वो 12 या 15 मिनट का दूरी पे रहेगा। इसका मतलब दादर वाला या अंधेरी वाला जो भी रहेगा उसको अगर पुणे जाना है तो 15 मिनट में चिरले जंक्शन में आएगा और वहां से 12 या 15 मिनट में डायरेक्ट मुंबई पुणे हाईवे टच करेगा। आज उसको प्रेजेंट टाइम में दादर वाले को अगर मुंबई पुणे हाईवे टच करना है पनवेल के आगे तो उसको कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है, तो ये डायरेक्ट आधे घंटे में जाएगा, आधे घंटे में। तो आपका मुंबई वालों को एयरपोर्ट नजदीक हो गया, पुणे जाना भी नजदीक हो गया। अच्छा, चिरले जंक्शन से और एक हाईवे निकल रहा है, ये है प्रपोज गोवा सावंतवाड़ी हाईवे। ये ग्रीनफील्ड हाईवे है, ये हाईवे निकल रहा है। ये आपका कोप्टा टाउनशिप का जो सैंक्शन मैप है, सिडको के वेबसाइट में जाइए, कोप्टा टाउनशिप डालिए, उसमें पूरा सैंक्शन मैप दिया हुआ, इसमें यह हाईवे दिया हुआ है। ये हाईवे बनने के बाद आपका मुंबई से गोवा जाने का जो टाइमिंग डिस्टेंस है वो रहेगा सिर्फ 6 घंटे का। 6 घंटे में आप जा सकते हैं। और ये जो प्रपोज हाईवे का रोड जो है वो अपने प्लॉट के नजदीक ही है। यस, ये जो प्रपोज हाईवे है ये अपने प्लॉट से नजदीक नहीं, अपने प्लॉट से ही जा रहा है। हमारे प्लॉट से, जहाँ पे हमारे जो प्लॉट है उसी से जा रहा है। ये 100 मीटर का हाईवे रहेगा। ओके, चिरले जंक्शन के बाद अगर आप आते हैं, हमारा जो चिरले जंक्शन है जो मुंबई पुणे एयरपोर्ट वगैरह जो भी नजदीक है, वहां से 1 या 1.5 मिनट की दूरी पे रांजनपाड़ा स्टेशन है। रांजनपाड़ा स्टेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे वाशी स्टेशन कॉम्प्लेक्स है, सीबीडी बेलापुर स्टेशन कॉम्प्लेक्स है, सेम टू सेम ये भी रांजनपाड़ा स्टेशन कॉम्प्लेक्स। इस मार्च तक सीएसटी उड़न रहेगी। अच्छा, सीएसटी उड़न रहेगी। ओके, यहाँ से आपका रांजनपाड़ा स्टेशन से सीएसटी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 मिनट की दूरी पे रहेगा सीएसटी। मतलब आपको ट्रेन की भी कनेक्टिविटी आ गई है, मुंबई जाने के लिए आपको नावाशोर सीलिंग भी आ गया,
पुणे जाने के लिए भी नावाशवासी लिंक आ गया चिल्ले जंक्शन से, एयरपोर्ट भी आ गया, नई मुंबई आपका 5-6 मिनट की दूरी पे आ गया, बराबर। और एक मेट्रो और एक सबसे बड़ा हाईवे जा रहा है अपनी ही प्रॉपर्टी से, विरार अलीबाग कॉरिडोर। ये 16 लेन का हाईवे है, उसमें भी मेट्रो है। अलीबाग से डायरेक्ट पहला फेज आएगा चिरनेर, जो कि रांजनपाड़ा स्टेशन के सामने है। ओके, सेकेंड फेज आएगा चिरनेर से नवघर, जो अपना वसई विरार के पास है। ये फेज में काम चालू है। इसका एक्वायरेशन पूरा हो चुका है, 16 लेन है और ये हर एक नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। एयरपोर्ट है तो उसके अगल बगल एरिया जो है वहाँ पे रेट क्या है, तो वही रेट यहाँ पे, वही रेट अभी यहाँ पर हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो नई मुंबई में जो है वो पूरा कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पे एकदम जैसे नई मुंबई है, टॉप की सिटी है, वैसे यहाँ पे टॉप की सिटी बन रही है, एकदम प्लानिंग के साथ, बड़े बड़े रोड वगैरह सब कुछ रहेगा यहाँ पे। वो हिसाब से अगर आज आप प्लॉट लेते हैं तो 100% ये प्लॉट की वैल्यू रहेगी 2-3 साल के बाद 1 CR 1.5 CR, जैसे कि उल्वे में हो चुका है। 2008 या 9 में वहाँ पे रेट था 5 लाख 6 लाख का पर होता, लेकिन लोग नहीं ले रहे थे क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना स्टेशन था, ना कुछ भी नहीं था, रोड लाइट पानी कुछ भी नहीं, सिर्फ सिडको आने वाली थी इतना ही पता था, सिर्फ एयरपोर्ट आने वाला है इतना ही पता था, बाकी कुछ नहीं। तब का रेट तो वो था 4 लाख 5 लाख। अभी आप सिडको में अगर आज ही आप उल्वे में जाते तो अभी का रेट रहेगा आपका 1.5 CR। ये बेनिफिट है, मतलब आप बैंक में पैसा डालते हैं तो 7 साल लगते हैं, उसमें भी रिस्क ज्यादा है, कोई बैंक डूबती है क्या है। अगर आप गोल्ड लेते हैं तो कम ज्यादा होता है और उसका जो बेनिफिट है वो धीरे बढ़ता है, 1000 रुपया 500 रुपया। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 लाख 4 लाख का प्लॉट लेते हैं तो आपका बेनिफिट 100% से ज्यादा बढ़ जाता है, 200% हो जाता है। और मेरे यहाँ तो क्लियर टाइटल होता है। ज्यादा करके कस्टमर को फंसता कहाँ पे, क्योंकि प्लॉट लेने में कस्टमर डरता है, प्लॉट की डील ज्यादा करके होती नहीं है, फ्लैट की तो हर बार होती है, लेकिन प्लॉट में बहुत सारे प्रकार के प्लॉट होते हैं, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट जोन है, आदिवासी है क्या, ये है क्या, वो है क्या, पुल है क्या। ओके, तो इसीलिए जो भी कस्टमर रहता है वो ज्यादा रिस्क नहीं दिखाता है, और जो रिस्क देता है बहुत सारी कंपनीज होती है, बराबर, कहीं भी वो बुक करता है, तो कोई कंपनी अच्छी होती है, कोई कंपनी डूब जाती है, कोई कंपनी फंसाने वाली चीज होती है। आदमी जब फंसता है तो कैसे फंसता है, फंसना मतलब क्या है कि उसका पैसा डूब गया, किसी को फंसना बोलते हैं, बाकी किसी को नहीं, बराबर। 100% बनने के बाद भी बहुत जगह पे सेल होता नहीं है, वेटिंग में रहता है, आज हाँ कल देता है, ये करते हैं वो करते हैं, तो उसमें फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। आपका जितना पैसा जो कंपनी में जाता है, जितना पैसा आप भरते जाते हैं, उतना आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। मेरे यहाँ पे सिर्फ आपका टोकन अमाउंट रहेगा 21,000 रुपया। सैलरी जिस दिन रहेगी उस दिन आपको 80% देना है, और 7/12 होने के बाद आपको फुल पेमेंट 20% देना है। उसके पहले आपका पोल मार्किंग वगैरह सब कुछ होता है, मैडम ने देखा रहेगा, जो प्लॉट पे आपको लेके गए थे वहाँ पे पोल मार्किंग किया हुआ है, वो मैंने लिया है वीडियो में। हाँ। ओके, तो अच्छा, इसके ये प्लॉट्स लेते वक्त क्या हमें लोन मिलता है? लोन अगर कोई कस्टमर जाता है तो फंसने वाली चीज होती है, क्योंकि कस्टमर ये सोचता नहीं है मेरे पास लोन फैसिलिटी नहीं है और मैं देता भी नहीं, क्योंकि जो प्लॉट अगर मैं आपको समझ लीजिए मेरे पास XYZ सर्वे नंबर है, वो आज मैं दिखाता हूँ, उसकी वैल्यू है समझ लीजिए 4 लाख रुपया, बराबर। लेकिन आप अगर लोन में जाते हैं तो 100% आने के बाद ही आपका सेल डीड होता है, तो आपको 100% पेमेंट देने के लिए आपको 3 साल का टाइमिंग पीरियड या 4 साल का टाइमिंग पीरियड मैंने अगर दे दिया, तो आप स्टेप बाय स्टेप भरते रहेंगे। आपके दिमाग में क्या होता है कि मेरे को XYZ ये प्लॉट दिया हुआ है, बराबर, उसमें मैं पैसा डाल रहा हूँ, उसका मैं EMI भर रहा हूँ, बराबर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कस्टमर भी सोचता नहीं है कि जो मेरे को प्लॉट दे रहे हैं वो तो मेरे नाम पे नहीं है, इसका मतलब वो अभी तक मेरा नहीं है। जो प्लॉट की वैल्यू 4 लाख है, 3 साल के बाद वो प्लॉट की वैल्यू 4 लाख तो नहीं रहेगी, और सिडको आने के बाद वो प्लॉट की वैल्यू क्या रहेगी, 30 लाख 40 लाख 50 लाख। तो 3 साल के बाद वो प्लॉट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, 3 साल के बाद आप वो प्लॉट मांगने आएंगे तो कंपनी देगी नहीं, कंपनी क्या बोलेगी, नहीं आप पीछे जाओ, नहीं तो यहाँ पे जो रेट बढ़ा हुआ है उसका पैसा भरो, पहले से आप EMI पे गए,
फिर आपको फिर से पैसा बढ़ाने के लिए बोला, फिर आप EMI पे जाओगे, तो आप यहाँ पे फंसने वाली चीज होती है। इसीलिए EMI सिस्टम में देता नहीं। हाँ, टाइमिंग पीरियड ज्यादा से 3 महीना 4 महीने तक हम लोग दे सकते हैं। टोटली क्लियर होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। मेरी चीज है, कोई भी दुकानदार हो या कोई भी हो, अगर ये चीज मुझे बेचनी है तो ये चीज के बारे में मैं अच्छी अच्छी बातें ही बताऊंगा, इसकी निगेटिव बातें बताऊंगा नहीं। मुझे पता है इसमें क्या निगेटिव है, लेकिन मैं निगेटिव बताऊंगा तो कस्टमर लेगा नहीं। सही बात। मेरे यहाँ पे वो चीज होती नहीं, मैं पॉजिटिव भी बताता हूँ और निगेटिव भी बताता हूँ। लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। एक बार कस्टमर के दिमाग में एक बार होता है कि निगेटिव भी है यहाँ पे पॉजिटिव भी है, तब वो डिसीजन ले सकता है। क्योंकि एक बार 7-12 होने के बाद मैं रिलेशन कभी तोड़ता नहीं। रिलेशन 7-12 होने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी 7-12 हो गया है, अभी इसका कुछ मुझे यूज नहीं है, लेकिन मैं रिलेशन तोड़ता नहीं। सही बात है। क्योंकि एक कस्टमर से आपको दूसरा कस्टमर मिल सकता है। 100% मेरे पास ऐसे ही कस्टमर है कि जिनका मैंने पहले किया हुआ है टाइमिंग पीरियड में, जो बोला वही हिसाब से मैंने उनको बोला 45 दिन के अंदर 7-12 होता है, 7-12 मैंने करवा के दिया हुआ है। उन्हीं के वजह से आप मेरे पास अपना सोलापुर, इंदापुर, भिगवन या फिर अपना कोकण, वहां से मेरे पास यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होती है। क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं देखा है, उन्होंने उनके रिश्तेदार को देखा है। क्योंकि रिश्तेदार का 7-12 पे नाम आ गया, कम से कम टाइमिंग में फंसे नहीं है वहाँ पे। मतलब अगर 7-12 पे किसी का मतलब एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो नाम चाहिए, हाँ, तो वो भी आप करके देते हैं। एग्रीकल्चर मतलब जैसे ग्रीन जोन है, तो ग्रीन जोन में अगर किसी का नाम नहीं है एज अ शेतकरी, अच्छा, शेतकरी दाखला, हाँ, शेतकरी दाखला अगर नहीं है, हाँ, तो उसे शेतकरी उसके लिए भी होता है। एक GR होता है, वो GR मैडम को मैंने दिखा हुआ है, और GR लगा के जो सेलिट हुआ है वो भी मैडम को दिखाया हुआ है। उसका भी 7-12 हो गया है। ओके, वो GR है, उसके ऊपर एक नियम है कि ये GR लगाने के बाद 7-12 पे लिख के आता है, वो GR भी ये लिख के आता है कि इन्होंने ये GR यूज किया हुआ है, और ये GR लगाने के बाद आपको ये 5 साल के अंदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपको यूज करना है। 7-12 पे लिख के आता है, इसमें आप नॉन एग्रीकल्चर होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिडको आ रही है। ओके, अगर सिडको आने के बाद अगर आपका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट रहेगा, मतलब फार्मर सर्टिफिकेट रहेगा, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भी कम पड़ती है। हाँ। स्टैम्प ड्यूटी आपको 10-12 हजार रुपया कम पड़ता है। ओके, और जब सिडको आती है तब आप फार्मर करके आपको देखा जाएगा, तो वो हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाता है। मतलब जो भी मतलब पेपर वर्क है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट के हो या अपने लैंड के जो आपके साथ हो, तो सारे जो फुलफिल करने हैं वो आप खुद करते हैं। हम लोग मतलब जो क्लाइंट आपके पास आता है वो एकदम जीरो माइंड आएगा, उसको मालूम नहीं है कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो वो सारा आप खुद पोल डालने तक जितना भी काम है वो सब आप खुद करके देते हैं ना। अच्छा, अभी जैसे आपने भी बता दिया कि एक प्लॉट लेना हो तो लोग डरते हैं कि भाई ये प्लॉट, मतलब अभी मैं एक जगह पर गई थी थाना में, तो उन्होंने भी यही बोला कि अरे वहां पर तो सब फ्रॉड है। मैंने बोला फ्रॉड है ठीक है ना, लेकिन हमें तो नॉलेज है, तो हम तो देख लेंगे। चलो, हमें तो नॉलेज है तो हम देख लेंगे कि सही में वो प्लॉट किसका है, क्या है वो सब। लेकिन जिनको मालूम नहीं है कि बाबा ये प्लॉट किसका है, हम कैसे सर्च करें, तो उसका जो भरोसा है वो आप कैसे मतलब करोगे? देखिए, बहुत सारी फंसने वाली चीज वही होती है कि दिखाते हैं और देते हैं, बराबर। दिखाते हैं, हर एक कस्टमर आएगा उसको दिखाएंगे, वही प्लॉट दिखाएंगे, एक ही प्लॉट दिखाते हैं बार-बार। उसके लिए मेरे पास होता है कि यहाँ पे जब आप आते हैं, जब मैं आपको समझाता हूँ, आपको जब प्लॉट देखना है तो समझ लीजिए मेरे पास XYZ का प्लॉट है, समझ लीजिए मेरे पास 2 नंबर सर्वे नंबर है। मैं आपकी साइड विजिट भी करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट प्लॉट भी लेके जाऊंगा कि मैं बोलूंगा ये दो नंबर, लेकिन ये 2 नंबर है, ये मैं या मेरा PRO बोलता हूँ, इसके ऊपर आप भरोसा रखते हैं। हाँ। लेकिन ये भरोसा नहीं रखना चाहिए। ओके, मैं जो बताऊंगा ये सच्ची है, ये कैसे आप हम लोग के ऊपर भरोसा मत रखिए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ गवर्नमेंट के पोर्टल पे कि जो मैं आपको सर्वे नंबर दिखाई दे रहा हूँ, गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल है कि अभी कस्टमर फंस नहीं सकता। ओके, लेकिन उनकी जानकारी नहीं होती है। हाँ। कस्टमर को जो लिंक होती है वो पता नहीं होती है।
कि मुझे जो प्लॉट दिखाया गया है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे वही पे है या फिर अलग है। यहाँ पे वो सब कुछ दिखाया जाता है। आप साइड विजिट कीजिए, आपका जो प्लॉट नंबर है समझ लीजिए 2 दिखाया, वहाँ पे आपका गूगल पे लोकेशन जो है वो सेव करके रखिए, लाइव लोकेशन सेव करके रखिए। यहाँ पे आने के बाद मैं जो गवर्नमेंट का पोर्टल है ओपन करूंगा, उसके ऊपर 2 नंबर डालूंगा और गवर्नमेंट पोर्टल वहीं पे दिखाएगा जहाँ पे आप गए। तो आप कंफर्मेशन हो जाते हैं। हम लोग झूठ बोल सकते, गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल सकते। राइट। तो गवर्नमेंट ने जो गूगल पिन दिखाया वही गूगल पिन पे मैं गई थी और यही वो प्लॉट है। ये होता है कंफर्मेशन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपना पूरा टाइटल क्लियर बोला है हमें कि आपको अगर डर लगता है कि भाई ये जो प्लॉट हमें दिखा रहे हैं वो सही में उनका ही है या नहीं है, ये बहुत से लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है और फिर प्लॉट लेने के लिए लोग डरते हैं। तो इन्होंने अभी बता दिया है हमें कि ये पूरा क्लियर कर देंगे आपको, पूरा गवर्नमेंट का मैप दिखाकर भी आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि ये प्लॉट कहाँ पर है कहाँ नहीं है। पूरा टाइटल वो क्लियर बता रहे हैं हमें, है ना। साकरकर मैडम जो है 4 साल से फेसबुक पे थे, हम लोग फ्रेंड है लेकिन मिले नहीं थे। आज फर्स्ट टाइम मिले अनफॉर्चुनेटली। हाँ। उनको भी पता नहीं कि ये मेरा ऑफिस है। हाँ। वो सिर्फ मातृभूमि देख के आए थे, तो इनको फ्रेंडली मैंने जो कुछ भी था पूरा क्लियर कर दिया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आइए, आपको एकदम क्लियर टाइटल वाले प्लॉट मिलेंगे और रिस्क फैक्टर यहाँ पे 0% रहेगा। ये 100% है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिस्क फैक्टर यहाँ पर 0% है। 0%। अभी फ्लैट लेना है या प्लॉट लेकर खुद का बिल्डिंग के मालिक बनना है, ये आप लोग तय कर सकते हैं। क्योंकि नई मुंबई जब बनी थी तब बहुत से लोगों ने ये चीजें मिस की। मतलब हर बार हम देख रहे थे कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है लेकिन हमने वो चीजें मिस की है। तो ये लास्ट चांस है शायद, नहीं? yes. क्योंकि इसके बाद मुंबई नहीं है, मुंबई यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो जिसको भी अगर लगता है कि हमें मुंबई में अपना खुद की बिल्डिंग बनानी है, देखो मैं अभी बोल रही हूँ आपको क्योंकि उर्वे में मैंने देखा है कि जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के पार्टनर्स बने, आज 1-1 लाख रुपया सिर्फ भाड़ा ले रहे घर बैठे। जो प्लॉट पर जो आधे फ्लैट्स रहते हैं वो आपके होते हैं, आधे बिल्डर के होते हैं। तो उन आधे फ्लैट से आपको जो भाड़ा मिलता है 1-1.5 लाख तक। कैसा है मालूम है, अगर आप फ्लैट लेते हैं, कोई भी फ्लैट लेते हैं, तो कम से कम उसका रेट रहेगा 25 लाख रुपया 1 रूम किचन का। 1 रूम किचन का गाँवठान में लेंगे तो, और बड़े बड़े बिल्डर के पास जाएगा तो आपका रहेगा 40 लाख 50 लाख 1 CR का भी होता है। लेकिन अगर आप 1 CR में सिर्फ 500 600 या 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेते हैं तो उससे बेहतर है यहाँ पे प्लॉट लीजिए। अगर आप 40 लाख डालते तो यहाँ पे 10 गुंठे का प्लॉट मिलता है। 10 गुंठे में आप बड़ा टावर बना सकते हैं, बड़ा टावर बन जाएगा और आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। बिल्डर आपके पास खुद आएगा जेबी के लिए। हाँ, ये भी मुझे पूछना था कि एक बार अगर डेवलपमेंट शुरू हो गया, अभी तो हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जब डेवलपमेंट शुरू होता है तब जो बिल्डर लगेंगे हमें, तो उसके लिए भी आप सहायता करते हैं? हम लोग खुद ही वहाँ फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि जिनको हमारे प्लॉट बेचा है तो 100% वो हमारे खुद के क्लाइंट है। हाँ। तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि आपको डेवलप करना है तो हमसे करवा लीजिए। अच्छी खासी डील हम लोग करवा सकते हैं। 50-50 का रेशो भी हो सकता है, 60-40 का भी हो सकता है, वो हिसाब से। मतलब आगे अगर डेवलप भी करना है तो भी आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना खुद का भरोसेमंद एक मातृभूमि डेवलपर्स अपने साथ है। तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पर आइए। बेलापुर स्टेशन से बिल्कुल नजदीक सेक्टर 11 में इनका ऑफिस है और खुद ओनर हमसे बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई झिझक नहीं है कि भाई कोई उनका वर्कर हमसे बात कर रहा है फिर ओनर अलग बात करेगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप इनका भरोसा जीतने के लिए यहाँ पर आइए और इनसे जुड़ जाइए, अपनी फैमिली बना लीजिए। तो जल्दी जल्दी मुझे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।